इस वीडियो में हम डिफरेंट टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए टीचिंग एप्टीट्यूड CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसे देखकर आप समझ पाएंगे कि एग्ज़ाम्स में सवाल आते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसे पढ़ के अच्छे से समझना होता है, तब जाके आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये सवाल फैक्ट पे बेस्ड नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। बिल्कुल सही बात है, जेंडर स्टीरियोटाइप को दिखा रहा है, रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। भाई जो रूढ़िवादी थिंकिंग चला आ रहा है उसी को यहाँ पे उसके पिताजी के जो शब्द है वो दिखा रहे हैं, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, एक प्रगतिशील कक्षा में इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए? ऐसा भी नहीं करना है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए? हाँ, ऐसा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज? राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते हुए देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित निष्प्रेरित करेगी? बिल्कुल नहीं। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी? हो सकता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी? ऐसा भी नहीं है। अधिगम की प्रक्रियाओं में अर्थहीन होगी? बिल्कुल नहीं। ये क्या है, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इससे बच्चे समझ पाएंगे कि काम को आगे कैसे बढ़ाना है। ये एक प्रकार का ना उसके लिए हेल्प होगा, टेम्पररी हेल्प होगा, जिसकी बात लेव वाइगोस्की करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। उसके बाद नहीं, आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सोशलाइजेशन से सवाल आया हुआ है, कौन सा सोशलाइजेशन के मामले में करेक्ट है ये आपको बताना है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर इसका यही हो जाएगा। स्कूल इज़ ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज़ ए प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत जोर देता है कि, पूछा गया है मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो सिद्धांत है किस बात पर जोर देता है? बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है? ऐसा नहीं है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है? ऐसा भी नहीं है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती है? हाँ, देयर आर सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस? राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के खालिस्तान चरण को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रथागत, कन्वेंशनल। इसमें 3 है, एक है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें ये नैतिक विकास के कन्वेंशनल लेवल का बात चल रहा है। यहाँ पे किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे उसे सहमति या स्वीकृति प्रदान करेंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान के महत्व पर जोर देता है? किस चीज़ के महत्व पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण? नहीं। ये किस पे बल देता है, सांस्कृतिक उपकरणों, अंग्रेजी में देखा जाए तो कल्चरल टूल। इसका एक सिद्धांत भी है SCL, जिसे बोलते हैं सोशियो कल्चरल एंड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये इसका एक थ्योरी है जो सांस्कृतिक उपकरणों पर उसके महत्व पर जोर देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खालिस्तान के रूप में वर्णित करता है? किस रूप में वर्णित करता है ये? मनोवैज्ञानिक उपकरण? नहीं। उद्दीपक अनुक्रिया, विकास के समीपस्थ क्षेत्र? ये कैसे करता है, स्कीमा मनोबंध, स्कीमास के रूप में। स्कीमा का जो बात है, स्कीमा का जो थ्योरी है वो कहाँ पे है, जीन पियाजे की थ्योरी में। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्योरी में है।
किसका बात चलता है वहाँ पे? स्कीमा पे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? पूछा गया है प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का मुख्य विशेषता क्या होता है? मेन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है उसका। तो देखिए, अमूर्त सोच का विकास, ये तो लास्ट में होता है फॉर्मल ऑपरेशनल में। विचार सोच में केंद्रीकरण, हाँ इसमें क्या होता है? सेंट्रेशन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंट्रेशन इन थॉट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो सही है उसको बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? बिल्कुल नहीं, सबके लिए अलग अलग होता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। ये केवल को तो वैसे ही काट देंगे और ये ऑप्शन वैसे भी गलत है। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास क्या है? बहुआयामी होता है। डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी होता है, ये एक दिशी नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 10 का क्या हो जाएगा? 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में होता है? किस क्रम में होता है? सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, या अमूर्त सांवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक, अमूर्त मूर्त सांवेदिक। तो कैसे होता है? पहले बच्चे सेंसेस से सीखते हैं, उसके बाद कॉन्क्रीट चीज़ों से, उसके बाद अमूर्त चिंतन करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सेंसरी, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंसेस से पहले सीखेंगे बच्चे, फिर चीज़ों को देख के, छू के, महसूस करके सीखेंगे, फिर किसी चीज़ के बारे में लॉजिक लगा पाएंगे और दूर की चीज़ों के बारे में भी सोच पाएंगे। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी ट्रीटेड एज। कैसे उसको देखा जाना चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, बिल्कुल नहीं। अध्यापक के पक्ष पर असफलता, बिल्कुल नहीं। योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, बिल्कुल नहीं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में खालिस्तान पर जोर होना चाहिए? प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य पर, बिल्कुल नहीं। अभिवेदी समर्पित निर्देश, बिल्कुल नहीं। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव कभी करना ही नहीं है। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, ताकि बच्चे जितना जान रहे उससे ज़्यादा सीख पाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? किसके बारे में पूछा गया है? PWD एक्ट 2016, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इसमें हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? मंदित छात्र का करते हैं क्या, या विकलांग छात्र का करते हैं, या छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है? तो इसमें किसका उपयोग करते हैं हम लोग? दिव्यांगता, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? ये नहीं में मार्क लगा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और नहीं के अकॉर्डिंग पूरा आंसर ही बदल जाते हैं। तो ऐसे सवाल को एकदम ध्यान से सॉल्व करना है, ये बात याद रखेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं पूछा है तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, ये भी करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, ये भी बनाना चाहिए। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो जो नहीं है वही सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? ब्लैंक इज़ द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का प्रमुख पहचान क्या है, प्रमुख लक्षण क्या है, ये पूछे गए सवाल में। ऑप्शन पढ़ते हैं। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, बिल्कुल नहीं। अपसारी चिंतन, इसमें क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, बच्चा मल्टीपल एस्पेक्ट में सोच पाता है। ये चीज़ कैसे होगा, क्यों होगा, क्या होगा और कहाँ तक होगा,
कौन अगर आया है तो कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे आया, कोई चीज़ बना तो कैसे बना, क्यों बना, कब बना, मतलब मल्टीपल आस्पेक्ट पे सोच पाएगा, अपनी सोच को पूरा वो फैला पाएगा। तो यही क्या होता है, अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों टालना है भाई? विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए। हाँ, ये ले सकते हैं, हर एक संस्कृति का, हर एक क्षेत्र का हम एग्जाम्पल प्रस्तुत कर सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है, सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के बारे में पूछा गया है। इसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं हम, इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको और कैसे तंदुरुस्त बना सकते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, जोर किसी भी चीज़ पर देना ही नहीं है। समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, नहीं, जो अटल प्रक्रिया है उसके इस्तेमाल को हम बढ़ावा नहीं देंगे। उसके बाद समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, हाँ ये कर सकते हैं, इनकरेजिंग यूज़ ऑफ एनालॉजीज, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, ऐसा भी नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड, अधिगम सीखने की जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, उसको किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर? बिल्कुल नहीं। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर हो सकता है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर? बिल्कुल नहीं। यंत्रवत याद करने पर जोर देकर? ऐसा तो करना ही नहीं है। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, बच्चे किसी चीज़ में मास्टर हो पाए, किसी गोल्स को अचीव कर पाए, ऐसी चीज़ों पर हम फोकस करके अधिगम की जो मोटिवेशन है, लर्निंग टू मोटिवेशन या मोटिवेशन टू लर्न, इसको हम सस्टेन करके रख सकते हैं, कायम रख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शर्मिंदगी डैश। अब बताओ, शर्मिंदगी के बारे में यहाँ पे बताना है क्या है। शर्मिंदगी संज्ञान से कोई संबंध नहीं रखता है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, पड़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है? बिल्कुल नहीं। शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सेम कैन हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। इस तरह से हमने टीचिंग एप्टीट्यूड CDP के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास का नोट्स PDF डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।